नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसरो का क्वेश्चन पेपर है। 18 अप्रैल 2024 का एग्ज़ाम हुआ था, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। इसका 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट में किया हुआ है, उसी का ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम 20 से आगे के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं और स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर यानी 21 नंबर क्वेश्चन 21 जो क्वेश्चन है कि व्हाट मेंटेनेंस इज कैरिड out on machine and control at a regular interval from machine developed interval। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि किसी मशीन पर जो टेस्टिंग किया जाता है यानी उस मशीन को मेंटेनेंस और मशीन कंट्रोल और रेगुलर कंटिन्यूअस मशीन को लगातार चलाने के लिए किस प्रकार के मेंटेनेंस किए जाते हैं ताकि उसमें टूट फूट का पूर्व अनुमान लगाया जा सके। तो पूर्व अनुमान लगाने के लिए जो मेंटेनेंस किया जाता है वो प्रिवेंट मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। यानी कोई भी मशीन का पूर्व अनुमान लगा करके उसकी लगातार कंटिन्यूटी को बरकरार रखना प्रिवेंट मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर की 1 केवीए ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट मोड की संख्या 8 है, यानी टर्न पर वोल्ट जो है वो 8 है। यदि वोल्टेज 110 वोल्ट है तो अधिकतम वोल्टेज पक्ष में मोड की संख्या क्या होगी। 1 केवीए का ट्रांसफार्मर है और इसमें कह रहा है कि प्रति वोल्ट जो टर्न है वह 8 का है। अब प्रत्येक टर्न में जो वोल्टेज है वो 110 वोल्ट का वोल्टेज है और टर्न कितने बन रहे हैं तो 8 टर्न बन रहे हैं। तो वोल्टेज इनटू टर्न, क्योंकि प्रत्येक टर्न में 110 वोल्टेज बन रहा है और टर्न कितने लगाए जा रहे हैं तो 8 लगाए जा रहे हैं। तो 11 8 88 और एक 0 हो जाएगा। यानी हाई वोल्टेज साइड में जो वोल्टेज बनेगा वह 880 वोल्ट का जो टर्न बनेगा वो 880 टर्न बनाने पड़ेंगे। यानी 880 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर की पारावाष्प लैंप में प्रतिरोध को सहायक इलेक्ट्रोड के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। प्रतिरोधक संयोजन का उद्देश्य क्या होता है। पारादीप जो लैंप होता है कुछ उसका कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और एक जो इलेक्ट्रोड होता है इसमें एक रेजिस्टेंस भी जोड़ा जाता है। इस रेजिस्टेंस का जो काम होता है वह स्टार्टिंग में करंट को सीमित करने का काम होता है इस रेजिस्टेंस का, जो कि 2 इलेक्ट्रोड हुए, एक तो मेन इलेक्ट्रोड हुआ और एक सहायक इलेक्ट्रोड हुआ। तो सहायक इलेक्ट्रोड के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगता है। उस रेजिस्टेंस का जो काम होता है स्टार्टिंग में करंट को कंट्रोल करना होता है, यानी शुरुआती विद्युत धारा को सीमित करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक मेन इलेक्ट्रोड होगा और एक सहायक यानी सेकेंडरी इलेक्ट्रोड होगा। रेजिस्टेंस किस इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ता है तो सेकेंडरी यानी सहायक इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ता है। वह किस क्रम में जुड़ा रहता है तो वह सीरीज क्रम में सेकेंडरी इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर की तांबे के कंडक्टर की प्रतिरोधकता का मान क्या होता है। प्रतिरोधकता जो है इसे रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फार्मूला आर इक्वल टू रो एल अपान ए हो जाता है। यहाँ से हमें प्रतिरोधकता का मात्रक निकालना होगा तो रो इक्वल टू हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं आर ए अपान एल हो जाएगा।
आर जो है रजिस्टेंस है तो इसका मात्रक ओम हो जाएगा, और ए जो है एरिया है उस वायर का अनुप्रस्थ कांट का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा इसका मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपन लंबाई जो है वो मीटर में ही काउंट की जाएगी, तो 1 मीटर, ये मीटर से ये मीटर मारा जाएगा, तो रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता का जो मात्रक बना वो ओम इंटू मीटर हुआ। अब देखिए ओम इंटू मीटर हुआ, यदि आपको मान याद नहीं है तो भी इस क्वेश्चन का आप आंसर पकड़ लेंगे। देखिए यहाँ दिया है माइक्रो ओम बाई घन मीटर, गलत हो जाएगा क्योंकि इसका मात्रक क्या बना है, ओम इंटू मीटर बना है। उसी तरीके से सेकंड ऑप्शन है कि माइक्रो ओम बाई घन सेंटीमीटर, ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है कि ओम बाई घन सेंटीमीटर, ये भी गलत हो जाए, क्यों, क्योंकि इसका मात्रक जो होता है प्रतिरोधकता का ओम इंटू मीटर होता है। ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट में जो दिया है माइक्रो ओम मीटर यानी 1.72 माइक्रो ओम मीटर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर की द कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर हैव लेजर इफिशियंसी एंड कैन नॉट टेकन ओवरलोड द अवॉइड दिस प्रॉब्लम्स कैपेसिटर ऑफ। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर की जो इफिशियंसी होती है वो लो होती है और इसे ओवरलोड पे भी नहीं चलाया जा सकता है। अगर ऐसा हम करते हैं तो फिर इस कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगी। प्रॉब्लम्स कैपेसिटर, पहले तो जानिए कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में 2 कैपेसिटर होते हैं। अब 2 कैपेसिटर जो हैं वो दोनों कैपेसिटर आपस में तो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, लेकिन उन दोनों का पैरेलल जो होता है वह स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में होता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है उसके सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है और स्टार्टिंग कैपेसिटर का मान कम होता है मुकाबले रनिंग कैपेसिटर के। जब वह मोटर 75% से 80% अपनी गति फुल गति का प्राप्त कर लेती है स्पीड, तो वह सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है और स्टार्टिंग कैपेसिटर को वाइंडिंग से अलग कर देता है और रनिंग कैपेसिटर के साथ मोटर लगातार चलती रहती है। तो इसमें प्रॉब्लम्स दो जो आएगी, क्यों, क्योंकि लेजर इफिशियंसी कैन नॉट टेकन ओवरलोड, ओवरलोड में नहीं चला सकते। तो इसका रीजन हो सकता है कि एक लार्ज वैल्यू का कैपेसिटर इसमें यूज हो रहा है। कौन सा, तो वह रनिंग कैपेसिटर मान का। तो ऑप्शन ए में जो दिया है कि 1 लार्ज वैल्यू यूज, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर कि इफ द पॉइंटर मूव्स क्विकली टू इट्स फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ ऑक्सीलेशन दैट डैम्पिंग इज कॉल्ड। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि पॉइंटर जो है वह क्विकली डिफ्लेक्ट होकर के रेस्ट पोजीशन में चला जाता है। मतलब डैम्पिंग जो होती है वो 3 प्रकार की डैम्पिंग होती है। एक तो होती है क्रिटिकल डैम्पिंग, एक होती है ओवर डैम्पिंग और एक होती है अंडर डैम्पिंग। तो क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होती है, तो वह डैम्पिंग जो अपने दिए हुए मान के पर ठीक मान पर ही वह अपने फाइनल पोजीशन को प्राप्त कर लेती है, तो वह क्रिटिकल डैम्पिंग होता है। ओवर डैम्पिंग क्या होता है, तो दिए गए मान से पहले ही वह अपने फाइनल पोजीशन को प्राप्त कर लेती है, तो वह ओवर डैम्पिंग होता है। मतलब इसमें टाइम कम लगता है। अंडर डैम्पिंग क्या है कि दिए गए टाइम के बाद वह अपने फाइनल पोजीशन को प्राप्त करती है, तो वह अंडर डैम्पिंग है, यानी दिए गए समय से अधिक समय ले रही है, अंडर हो गई। तो वह क्विक, क्वेश्चन में है कि क्विकली फास्ट वह फाइनल अपने पोजीशन को प्राप्त कर लेती है, यानी दिए गए टाइम पर ही वो प्राप्त करती है। तो इस प्रकार की डैम्पिंग को हम क्रिटिकल डैम्पिंग कहते हैं। और क्रिटिकल डैम्पिंग में जीटा का जो मान होता है वह 1 होता है। तो यहाँ क्रिटिकल डैम्पिंग ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
अगला जो क्वेश्चन है 27 नंबर की कैंडल डॉट डॉट की सीमा होती है। कैंडल किसकी सीमा होती है? इसे हम कैंडिला भी कहते हैं। ज्योति तीव्रता होती है, ज्योति तीव्रता उसका मात्रक कैंडिला होता है और स्टेप पर रेडियन भी उसका मात्रक होता है। तो ये किसके संबंधित है? तो चमकदार तीव्रता के संबंधित होता है। तीव्रता का ही मात्रक कैंडिला होता है और स्टेप पर रेडियन भी इसी का मात्रक होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर की पीक फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। पीक फैक्टर जो है वो किसका रेशियो होता है? पीक फैक्टर इक्वल टू करेंट या वोल्टेज का पीक मान यानी पीक वैल्यू। पीक वैल्यू जो ये होगा ये करंट या वोल्टेज दोनों का हो सकता है अपन आरएमएस मान। अब आरएमएस मान भी करंट या वोल्टेज का हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि पीक फैक्टर इक्वल टू वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू अपन वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू। और इसी को दूसरे रिस्पेक्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि पीक फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा करेंट का पीक वैल्यू अपन करेंट का आरएमएस वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है पीक वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू, मतलब पीक वैल्यू अपन आरएमएस वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी पे एक फॉर्म फैक्टर भी होता है। फॉर्म फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा आरएमएस मान अपन एवरेज मान। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा कि फॉर्म फैक्टर जो है, फॉर्म फैक्टर का अगर वोल्टेज के टर्म में कहते हैं तो वोल्टेज का आरएमएस मान अपन वोल्टेज का एवरेज मान, या करंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो फॉर्म फैक्टर इक्वल टू करंट का आरएमएस मान अपन करंट का एवरेज मान। तो फिलहाल यहाँ पीक फैक्टर का पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर की यदि कोई व्यक्ति घुटन के कारण बेहोश होता है तो डॉट डॉट प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसी वातावरण में काम कर रहा है जिसे उसको घुटन महसूस होती है तो उसे प्राथमिक उपचार के तौर पे आप उसे क्या करेंगे? तो उसे प्राथमिक उपचार के तौर पर हम उसे वैसी जगह पे ले जाएंगे जहाँ पे हवा की व्यवस्था हो, वातावरण वायु की व्यवस्था हो। उसके बाद उसे हम आवश्यकता पड़ती है तो फिर कृत्रिम श्वसन की व्यवस्था करेंगे। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस जो हम देंगे कि अगर वह व्यक्ति घुटन की स्थिति में आता है बेहोशी के, तो उसे हम हवादार वातावरण प्रदान कराएंगे। ऑप्शन नंबर सी में जब देखेंगे आप तो लिखा है कि उसे अच्छी तरह से हवादार जगह पे रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर उसकी स्थिति ठीक ठाक नहीं होती है तो फिर कृत्रिम श्वसन की व्यवस्था करेंगे, यानी देने का हम प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर की 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग को विद्युत से कितना अलग रखा जाता है। अब 3 फेज है तो RYB हो जाएगा, रेड येलो और ब्लू हो जाएंगे। ये जो फेज होते हैं ये आपस में एक दूसरे से कितने डिग्री पर स्थापित किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल डिग्री कंप्लीट करें, खैर इलेक्ट्रिकल डिग्री तो बदलती रहती है, लेकिन मैकेनिकल डिग्री की बात करें कंप्लीट तो वह 360 डिग्री होती है। और ये फिक्स होता है कि मैकेनिकल की कंप्लीट 360 होगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल में परिवर्तित होता रहता है। अब फेज की बात किया है तो कितने फेज हैं? 3 फेज हैं, तो 3 से इसमें भाग दे देंगे तो 120 डिग्री, यानी RYB जो तीनों फेज बन रहे हैं वो एक दूसरे से 120 डिग्री पे स्थापित होंगे। इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस ये होगा। ऑप्शन नंबर सी 120 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 31 नंबर की द डायामीटर एंड एक्सियल लेंथ ऑफ रोटर ऑफ ए स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर।
रोटर में आप जब पढ़ेंगे तो दो प्रकार के रोटर पढ़ने को आपको मिलेगा। एक तो होता है सिलिंड्रिकल और एक जो होता है वह सेलिएंट पोल। अब सिलिंड्रिकल जो पोल टाइप रोटर होता है इसका कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जाएंगे तो इसे हम कह सकते हैं कि इसका जो व्यास होता है वो कम होता है और अक्षीय लंबाई जो होती है वह ज़्यादा होती है। इसका ठीक अपोजिट जो होता है वो सेलिएंट पोल टाइप रोटर का होता है। किसके? सिलिंड्रिकल का। अब इसमें क्या होगा कि इसका व्यास जो हो जाएगा वो अधिक हो जाएगा और अक्षीय लंबाई जो हो जाएगी वह कम हो जाएगी। फिलहाल अब इसका यूज अब क्या करेंगे तो सिलिंड्रिकल का व्यास कम हो रहा है, अक्षीय लंबाई ज़्यादा हो रही है, तो इसको मीडियम और हाई स्पीड पर इसको यूज करेंगे और इसमें नॉइस नहीं आएगी, नॉइसलेस रोटर होगा। लेकिन सेलिएंट पोल टाइप रोटर होगा, इसका व्यास ज़्यादा हो रहा है, अक्षीय लंबाई कम हो रही है, तो इसका यूज जो हम करेंगे वो लो स्पीड पे करेंगे और इसमें नॉइस भी आएगी। ये इसमें रीजन्स होते हैं। अब यहाँ सिलिंड्रिकल की बात किया है तो सिलिंड्रिकल में हमने क्या यूज किया तो व्यास जो है कम हुआ और अक्षीय लंबाई ज़्यादा हुई। अब जब आप ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे तो देखिए लिखा है स्मॉल डायमीटर, यानी इसका व्यास जो होगा वो कम होगा, एंड लार्ज एक्सियल लेंथ, अक्षीय लंबाई लार्ज यानी बड़ा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 32 नंबर की ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए निम्नलिखित एक या दो स्थिति की आवश्यकता होती है। जब ट्रांसफार्मर को समानांतर में चलाया जाता है तो समानांतर में चलाने के लिए शर्त क्या क्या होती है आपको बताना है। पहला चीज़ जानिएगा कि जब दो ट्रांसफार्मर समानांतर में चल रहे हैं इसका मतलब है कि उनकी पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन कि उसका वोल्टेज अनुपात जो है वो सेम होना चाहिए। तीसरा कंडीशन कि उनकी फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए। चौथा कंडीशन कि उनका प्रति इकाई इम्पीडेंस जो होता है वो भी समान होना चाहिए। और कोई भी ट्रांसफार्मर जब समानांतर में चलता है तो प्रति इकाई इम्पीडेंस के आधार पर ही वह भार का विभाजन करता है। तो ऑप्शन देखिए, ट्रांसफार्मर की ध्रुवता समान होना चाहिए, बिल्कुल सही है। समान वोल्टेज अनुपात होना चाहिए, भी सही है। प्रतिशत प्रतिबाधा भी समान होनी चाहिए, भी सही है। यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 33 नंबर की बाई प्रोवाइडेड कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग इन सीरीज विथ आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कैपेसिटिंग बाइंडिंग जो होती है वो आर्मेचर के सीरीज में स्थापित की जाती है, वो किस लिए की जाती है। तो डीसी जनरेटर के केस में जब आप पढ़ेंगे तो दो प्रकार के इफेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। एक तो होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, और दूसरा जो होता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अब क्या है कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को समाप्त करने के लिए हम कंपेंसेटिंग बाइंडिंग का यूज करते हैं। अब प्रश्न भी ये है कि कैपेसिटिंग बाइंडिंग का यूज किस लिए किए डीसी जनरेटर में, तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को समाप्त करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा डीसी जनरेटर में यही दो होते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। लेकिन जब आप अल्टरनेटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इफेक्ट तीन हो जाते हैं। पहला जो तो होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, यहाँ भी होता है। दूसरा जो होता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डीसी जनरेटर वाला ही, और तीसरा यहाँ पे जो एक आता है वो केवल मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो जाता है। याद रखिएगा जनरेटर में दो इफेक्ट होते हैं लेकिन अल्टरनेटर में तीन इफेक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है कि ओम नियम दर्शाने वाला कर्व क्या है। ओम का नियम कैसा कर्व दर्शाता है, उसके कर्व को हम क्या बोलते हैं। ओम का नियम यह है कि जब सामान्य ताप दाब पर भौतिक परिस्थिति या कांस्टेंट हो तो किसी कंडक्टर के सिरों पर उत्पन्न होने वाला वोल्टेज और उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट
के समानुपाती होता है। अब यही चिन्ह समानुपाती का हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं तो फार्मूला बनता है R=V/I। लेकिन कंडीशन होता है कि भौतिक परिस्थितियाँ जैसे तापदाब कांस्टेंट हो। यहाँ पे देखिए समानुपात का रिलेशन बन रहा है वोल्टेज और करंट के रूप में। तो इसका जब ग्राफ हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा वोल्टेज, ये हो जाएगा करंट। तो जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे करंट, जैसे वोल्टेज वैसे करंट, जैसे वोल्टेज वैसे करंट, यानी एक सीधी लाइन प्राप्त हो रही है। इसी सीधी लाइन को हम लीनियर ग्राफ अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में सरल रेखीय ग्राफ बोला करते हैं। तो इसका ग्राफ जो होगा वो लीनियर होगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशन जो है वो समानुपाती का है। ऑप्शन नंबर बी लीनियर ग्राफ प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 35 नंबर की ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए किस प्रकार का निर्धारण किया जाता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में टेस्ट जब आप करेंगे तो एक जो हो जाएगा ट्रांसफार्मर में जब आप टेस्टिंग करेंगे तो एक जो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट और दूसरा जो हो जाएगा ओपन सर्किट टेस्ट। अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है यह कॉपर लॉस को काउंट करने के लिए, कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट पूछा है। अब ओपन सर्किट टेस्ट क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है तो ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है वह लौह ह्रास आयरन लॉस को ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। और लौह हानियों के अंतर्गत कौन कौन सी हानियां होती हैं तो एडी करंट हानि और हिस्टेरिसिस लॉस, ये दोनों जो होते हैं लौह ह्रास के अंतर्गत ही आते हैं। और लौह हानि को ज्ञात करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं वह ओपन सर्किट टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 36 नंबर की सिंगल फेज मोटर whose direction of rotation cannot change by changing the connection। सिंगल फेज मोटरों में कौन सी ऐसी मोटर है जिसका रोटेशन का डायरेक्शन हम चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, इसके रोटेशन को हम चेंज कर सकते हैं सप्लाई को चेंज करके। डबल कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर को ही डबल कैपेसिटर मोटर भी कहते हैं, तो इसका भी चेंज कर सकते हैं। यूनिवर्सल मोटर है, इसका भी हम कर सकते हैं। यूनिवर्सल जो मोटर होती है डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। रिपल्सन इंडक्शन मोटर जो है इसके हम रोटेशन को चेंज नहीं कर सकते, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, सप्लाई को चेंज करके किसके रोटेशन को हम नहीं चेंज कर सकते हैं, प्रश्न ये बना है तो रिपल्सन इंडक्शन मोटर होगा। रिपल्सन इंडक्शन मोटर एक ऐसा मोटर है सिंगल फेज में जिसके सप्लाई के कनेक्शन को चेंज करते हैं तो इसके रोटेशन की दिशा हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन इसके ब्रश के पोजीशन को चेंज करके हम इसके रोटेशन की दिशा को बदल सकते हैं। किसकी? तो रिपल्सन इंडक्शन मोटर की। बाकी जो मोटरें हैं इनके हम सप्लाई के टर्मिनल को बदलते हैं। रिपल्सन मोटर में क्या होता है कि इसके ब्रश के पोजीशन को हम बदल करके इसके रोटेशन को हम बदलते हैं। इसमें सप्लाई के टर्मिनल को नहीं बदलना पड़ता है, ब्रश के पोजीशन को बदलते हैं। अब इसमें मैक्सिमम मिनिमम प्राप्त जो होती है, जैसे इसके अक्ष में चुंबकीय अक्ष के पैरेलल में जब ब्रश पोजीशन बिल्कुल आ जाता है तो उस पर इसकी स्पीड जो है एकदम लोअर हाई और हाई होती है। उस मतलब ब्रश के पोजीशन को ही हम चेंज करके रिपल्सन में हम इसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर जो क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन का मिश्रण क्या होता है। ट्रांसफार्मर की जो कोर डिजाइन की जाती है उसमें सिलिकॉन और स्टील का परसेंटेज क्या होता है। याद रखिएगा ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण में
जो स्टील होता है उसका 93% होता है, 93%, और इसमें सिलिकॉन SI जो होता है वह 7% होता है। ऑप्शन सी 93% स्टील और 7% सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 38 नंबर की, अस्थायी चुंबक कुंडलन उपकरणों में अवमंदन टार्क को निम्न द्वारा प्रदान किया जाता है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यानी PMMC की बात किया गया है। परमानेंट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये केवल DC पे वर्क कर सकता है और इसका जो टार्क होता है डिफ्लेक्टिंग टार्क वह समानुपाती होता है करंट के, मतलब कि इसका जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है और इसमें डैम्पिंग जो यूज की जाती है PMMC इंस्ट्रूमेंट में वह एडी करंट डैम्पिंग होती है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि अस्थायी चुंबक यानी यही PMMC इंस्ट्रूमेंट में अवमंदन टार्क को निम्न द्वारा प्रदान किया जाता है, तो एडी करंट डैम्पिंग होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद याद रखिएगा कि इसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क जो होता है वो करंट के समानुपाती होता है, इसका ग्राफ जो होता है वो लीनियर होता है, ये केवल DC पे वर्क कर सकता है। इसी तरीके से एक आता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो AC प्लस DC दोनों पे वर्क कर सकता है और उसमें डैम्पिंग जो होती है वह एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है। और इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, डिफ्लेक्टिंग टार्क जो होता है वो करंट के वर्ग के समानुपाती होता है और उसका पैमाना जो होता है वो अरेखीय होता है, नॉन लीनियर होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 39 नंबर की, स्कॉट कनेक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है। स्कॉट या इसी का दूसरा नाम जो होता है वो TT कनेक्शन होता है। स्कॉट या इसका दूसरा नाम TT कनेक्शन है। इसका यूज हम ट्रांसफार्मर के रूप में करते हैं कब, जब हमें 3 फेज को 2 फेज और 2 फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पे स्कॉट कनेक्शन या इसी का दूसरा नाम TT कनेक्शन होता है, इसका यूज किया जाता है 3 फेज से 2 फेज में परिवर्तित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि BIS नियमों में कुछ परिवेश के तापमान के लिए धारा क्षमताओं को निर्धारित किया गया है। निर्दिष्ट परिवेश का तापमान क्या होता है। BIS के अकॉर्डिंग जो करेंट का मान नॉर्मल टेम्परेचर होता है वह 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिससे कि केबल में भी प्रश्न ये बनता है कि केबल का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, तो वो भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ भी वही प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर सी 40 डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आपके बीच लाएंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।